हाँ, मैं जस्ट अपने प्रोग्राम पे आना चाह रहा हूँ। स्लाइड शो एंड मेरे ख्याल से प्रोग्राम अभी आ गया होगा। बैम्बू प्रोपोगेशन एंड प्रोडक्शन। हेलो, क्या ये प्रोग्राम अभी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, अब मैं शुरू करता हूँ। बांस के रोपण तथा संवर्धन। तो रोपण जो है बांस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बांस क्या है। देखिए, अभी जो 2018 में ग्लोबल एक संस्था है ग्रांड व्यू रिसर्च, उन्होंने बताया कि 5 लाख करोड़ का इसका व्यापार पहुंच चुका है, $70 बिलियन का पहुंच चुका है। एक्चुअली जब हमने 2012 में एस्टिमेट किया था कि 50 और 60 हजार की बात करते थे, और भारत में आज के डेट में अनुमान है कि 20 हजार करोड़ हो चुका है। चूंकि हमारे पास डाटा नहीं है, हमारा इंटरनल खपत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं हर दिन, हर तरह से अपने खेती बाड़ी को सपोर्ट करने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उसका डाटा नहीं होने से हमको पूरा डाटा नहीं है। बट हम अच्छी तरह जानते हैं, जब हम 2016-17 में प्रधानमंत्री जी को हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि बांस को इससे बाहर कर दिया जाए जंगल के पौधों से, जिससे कि हमारे किसानों को बहुत नुकसान होता है, तो उन्होंने इस बात जब बताया गया कि 10 हजार करोड़ तक तो हम बैम्बू स्टिक का इंपोर्ट करने लगे थे। मतलब स्टिक में अगरबत्ती का तो था ही था, साथ में जो हम लोग कांटा, छुरी, इवन दांत में खोदने के लिए जो सीख होती है, उस तक का हम बाहर से, वियतनाम से, चाइना से हम करने लगे, और हमारे जो व्यवसायी थे बहुत ही बुरे हाल में चले गए। तो इसका मैं प्रभावित हुआ कि सरकार ने 6 महीने में अंतराल में इतना तेज डिसीजन लिया। और 2017 दिसंबर में आपके सामने है कि भारत में इसको पूरा बांस को जो भी खेती बाड़ी करता है कहीं बेच सकता है, ट्रांसपोर्टेशन परमिट से बाहर हो गया, और किसानों के लिए सच में बहुत अच्छा हो गया। अब तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बताएं कि वन नेशन वर्क परमिट ऑनलाइन, जैसे कि बहुत ही हर चीज हमने देखा है कि ये सब लोग, ये सरकार में हर चीज ट्रांसपेरेंट है, तो वन लाइन वन परमिट ऑनलाइन हो जाए तो किसान को हमारे जो है बहुत ही फायदा होगा। सब जानते हैं बांस के बारे में, जो भी किसान सभी जानते हैं इनके बारे में, जो पुराने किसान हैं, कि इवन बंजर भूमि है उस पे भी नदी के किनारे ऊंचे ढालदार स्थान बहुत आराम से हो जाता है। और अगर खेती की जाए तो ये बहुत अच्छी होती है। 3 से 5 साल का इसका चक्र होता है, लेकिन चक्र को हम आगे करेंगे। यही बात को मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा था। एक अच्छी बात क्या है कि जो मोटा शूट है, जो काम का मतलब का शूट है, वो तो तीसरे साल से निकलता है। तीसरे साल के बाद, वो 2 साल पूरा करने के बाद उसको काटा जा सकता है, लेकिन इमारती कार्य के लिए नहीं, दूसरे कार्य के लिए, जैसे कि टोकरी बनानी है, इसके लिए, इमारती कार्य के लिए या मजबूती के लिए 3 साल के बाद ही काटना चाहिए। और एक इतनी अच्छी बात है कि यही एक ऐसा पौधा है सस्टेनेबल जिसको बोलते हैं, जिसको जितना काटिए उतना और निकलता है। 1 साल में काटिए तो और 3 निकलेगा, 3 साल में काटिएगा तो उसके नीचे से और शूट निकलता है, अगर हम उसको समुचित खाद पानी देते रहें तो। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम कोई झाड़ या पेड़ लगाते हैं और काट देते हैं तो हम जीरो पे चले जाते हैं, हमारा एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन बांस में है, इसको काटिए फिर निकलेगा, काटिए फिर निकलेगा, और कब तक चलता है? 40 साल तक, जब तक उसमें फूल नहीं आ जाए। तो ये बहुत ही, मतलब देखिए कि अभी अमेरिका से इतना कॉल आने लगा है, सस्टेनेबिलिटी की बात होने लगी है, अमेरिका जैसे जगहों में बांस की बात करने लगे हैं कि हमको ऐसा चाहिए, जो हमको जंगल बचाना है और हमको धरती की रक्षा करनी है, हमको ऐसा पौधा बताइए जिसे हमको काट सके, वो फिर वही रहे। तो हमारा जो है बांस, ये बहुत ही उपयुक्त है। देशमुख सर ने भी बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत ही इस्तेमाल है बांस का।
हम लोग जानते हैं। इनफैक्ट पल्प और पेपर इंडस्ट्री में 1921 में बांस से पेपर बनाने की जो तकनीकी थे FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में डेवलप की थी और उसको कमर्शियलाइज करके इंडिया की सारी कंपनी में दे दिया। हालात बाद में कुछ ऐसे बने कि बांस मिलना ही बंद हो गया, तो पेपर पेपर बनाना बंद कर दिया, जबकि आज भी इससे बहुत ही उत्तम क्वालिटी का पल्प बनता है जिससे पेपर बनाया जा सकता है, कपड़ा बनाया जा सकता है। सर कपड़ा क्या बनाइए, डिजोल्विंग ग्रेड पल्प अगर बनाएंगे तो फार्मा इंडस्ट्री में जो हम कहते हैं एक्सीपियंट, हम दो चीज मंगाते हैं बाहर से, API और एक्सीपियंट। एक्सीपियंट पूरा जितना हम कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल का जो बनता है वो सेल्यूलोज, 100% सेल्यूलोज होता है। और जो आज के डेट में हम रक्षा के लिए, हमारे लिए क्या जरूरत है, हमको तो बारूद भी चाहिए ना, तो बारूद के लिए, सब चीजों के लिए हमको एक सेल्यूलोज चाहिए हाई क्वालिटी का एंड का, और हम ये सब चीजों के लिए पूरा दुनिया का मुंह देखते हैं। ये तो मैंने आपको वानगी एक बताया। इन्वायरमेंट रिमेडिएशन की जो बात करते हैं, सर ने ही बात बताया कि क्या हुआ जब बम फटा। बम फटा तो पहला पौधा कौन आया, तो बांस का आया। इमारत ऐसी है कि सर जब ऐसे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बने हुए हैं दुनिया में, जब नेपाल में 1915 में 2015 में भूकंप आया था, तो जो बिल्डिंग बची थी वहां पे केवल बांस की बिल्डिंग बची थी। तो इसका जो रेसिलियंट है वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम भूलते गए। क्या हुआ कि हमने पुराने लोगों को भी सुनना बंद कर दिया और हम भूलते गए। तब अभी हम बोलते हैं, अब हम उसमें से आज मैं किसानों के लिए कुछ बांसों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देता हूँ। जो सबसे भारत में प्रचलित आज के दिनों में बांस है और महाराष्ट्र में भी बहुत लगाया जा रहा है, बम्बूसा बाल्कोआ। इसको भालू बांस भी बोलते हैं कई जगह, भालू का, भालू, बालकू, बहुत तरह के नाम से बोला जाता है। और पर्यावरण इसका क्या है कि ये 600 मीटर की ऊंचाई तक नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया में पूरे जगह पे ये बहुत आराम से हो जाता है। कुछ जमीन की है, वो मैं आगे जिक्र करूंगा कि जमीन कैसी होनी चाहिए। और बहुत ही पाया जाने वाला, बहुतायत पाया जाने वाला खेतों में, क्योंकि ये जंगल में कभी नेचुरल नहीं होता है, तो आज तक इसको जंगल में देखा नहीं गया। और एक ऐसा बांस है जिसका बीज बनता आज तक नहीं देखा गया। तो दो बांस हमने देखे हैं जिसका बीज आज तक नहीं बना, इसलिए टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमको पता है कि बीज नहीं बनेगा तो बांस एकदम सूखेगा नहीं, नहीं सूखेगा तो फार्मर जो है डरेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी बांस में एकदम से बीज आ जाता है और पेड़ सूख जाता है, जब झाड़ सूख जाता है तो फार्मर एकदम जीरो पे चला जाएगा। तो हम हमेशा टिश्यू कल्चर में दो बांस के लिए बोलते हैं, बाकी बीज बना के फिर टिश्यू कल्चर करने की बात करते हैं। 30 मीटर ऊंचाई तक होता है, लंबा होता है, खूब मोटा होता है। ये मोटा लाठी बांस होता है एक्चुअली, और जितनी बांस बल्लियों का इस्तेमाल होता था इसी में हुआ करता था। और ये तो मैंने बहुत कम इस्तेमाल बांस का जितने चीजों के इस्तेमाल में है सभी चीजों में होता है, खाली फर्नीचर में थोड़ा कम होता है। मजबूती के लिए इस्तेमाल फर्नीचर में इसका किया जाता है। ये जो है बांस, कांटा बांस, बैम्बूसा बैम्बूस, सभी किसान जानते हैं इसके बारे में। कोटोहा कई नाम से, बहौर, आपको पंजाब में नल बोलते हैं अलग अलग जगहों पे, और वहां पे कांटा बांस बोलते हैं महाराष्ट्र में, हमारे इसको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। और ये पूरे देश में 1000 मीटर की ऊंचाई तक हो जाता है, आराम से हो जाने वाला, डिफिकल्ट जगहों पे होता है। 30 मीटर तक लंबा हो सकता है। और ये इसमें 47 साल के बाद पौधा इसमें ये फूल करता है। और इसका पेपर बनाने में शुरू में बहुत इस्तेमाल होता था। और जो विस्कोस जो बोलते हैं रेयॉन, जो हम कपड़ा पहनते हैं, और जिस कपड़े में वन हाई ग्रेड का कॉटन बोलते हैं उसको, विस्कोस स्टेपल फाइबर, हरिहर पोली फाइबर जो है इसको, इसका बनाता है। और इसका साउथ इंडिया में स्पेशली ग्रेसिम इसका अभी भी बनाता है। और अनफॉर्चुनेटली विस्कोस टाइप का मटेरियल के लिए आज भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। हमको विस्कोस पे ध्यान देना चाहिए, और बांस उसके लिए बहुत ही उम्दा चीज है। और हम अभी रिसर्च इस पे कर भी रहे हैं, FRI में भी, तो इन चीजों में भी होता है। फिर बैम्बूसा टूल्डा, ये बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कारीगरों के लिए पसंदीदा बांस है, बहुत ही उम्दा बांस है, मध्यम क्वालिटी का बांस है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इंडिया में बहुत जगह पे हो जाता है। मैंने तो इसको देखा है कि जहां pH वैल्यू 7.5 होती है वहां भी बहुत अच्छी तरह से होते हुए देखा है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, खाली सभी बांसों की तरह इसमें भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। लेकिन एक बार पानी
हो जाता है तो अपने आप उस जगह पे वर्षा कराने शुरू कर देता है, कि बांस शुरू में पानी चाहिए, बाद में उसको पानी खींचता है, पानी हवा से खींच लेता है, क्योंकि वहां माहौल इतना अच्छा बना देता है। बहुत अच्छा। आज आप टूथब्रश इससे देखेंगे, आप इस पे अगरबत्ती के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में है, कितने भी नाम ले लीजिए, उन सब चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इस बांस का इस्तेमाल आज के डेट में मैं जानता हूं कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ की इंडस्ट्री में लगा हुआ है, या जिसमें संभावना है इतने होने की। 40 साल में इसमें फूल आ जाता है। और इस्तेमाल तो हमने बता ही दिया। इस्तेमाल जितना मैं बता रहा हूँ ये पुराना इस्तेमाल है, अब तो इसके इस्तेमाल इतने चेंज हो गए, इतने बढ़ गए हैं कि बता नहीं सकता। फिर आता है बैम्बूसा वल्गैरिस, जिसको कई लोग वल्गैरिस ग्रीन भी बोलते हैं। इसी में पीला होता है, पीला वल्गैरिस नहीं है, वह स्ट्रेटा है, और पीला सजावटी के लिए होता है। ये बहुत ही सुंदर बांस है। मैं तो कहता हूँ किसानों को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। मध्यम क्वालिटी का बांस है, और ये जब लगता है तो गुच्छा जो है इसका घना नहीं होता है, थोड़ा छोड़ के होता है, 6 इंच छोड़ के होता है। तो काटने में जो है ना बहुत आसान हो जाता है किसानों के लिए, क्योंकि ये भी हमको देखना है किसान बांस को निकालें कैसे, काटे कैसे, बेचे कैसे। और पूरे इंडिया में इसका होता है। इसको जाति बोलते हैं त्रिपुरा में, क्योंकि जाति मतलब जो हमारे अपने जात का है, मतलब हमारे साथ का बांस का है। और ये भी वो बांस है जिसमें बीज नहीं बनता है। और देखा है मैंने इसका इस्तेमाल, हमने तो बताया कि पेपर में, सजावटी, हस्तशिल्प, फर्नीचर, लेकिन आप इसको इस्तेमाल इसका जितने चीजों में कर सकते हैं बांस का, क्योंकि इसकी लकड़ी स्टेबल होती है, मध्यम होती है, बहुत मोटी नहीं होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा ठोस बांस ही बहुत अच्छा हो। ठोस बांस कभी कभी निर्माण कार्यों में फट जाता है, लेकिन जो खोखला बीच में थोड़ा सा होता है वो फटता नहीं है। जैसे फर्नीचर में हम हमेशा थोड़ा सा खोखला पसंद करते हैं। अच्छा, जो ये सबसे दुनिया का बड़ा बांस है, इसको जाइजेंटियस, इसका नाम ही राक्षस, मतलब बहुत बड़ा बांस, तो ये है डेंड्रोकैलामिस जाइजेंटियस। सबसे बड़ा दुनिया का बांस होता है। 30 मीटर बोला मैंने, लेकिन 35 मीटर तक ऊंचाई जाती है। और इसमें 40 से 60 वर्ष तक का फ्लावरिंग का साइकिल है, फ्लावर करता है। निर्माण कार्य में, चटाई बनाने में, फर्नीचर में, गृह निर्माण में। आजकल दूसरा इंडस्ट्री है कि बांस से हम लकड़ी बना देते हैं, उसमें ऐसी चीजों में इसका बहुत इस्तेमाल है। और एक बांस है जो इंडिया, भारत के सभी राज्यों में, आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी बहुत होता है, वो लाठी बांस, जो कि कश्मीर घाटी को छोड़ के सभी जगह इंडिया में सभी भागों में आराम से मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सूखे स्थानों पे भी हो जाता है। लंबाई इसकी 10 से 12 मीटर तक जा सकती है। 38 साल में ये फूल देता है। और बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि जो सीढ़ी और बांस बल्ली का इस्तेमाल करते थे शुरू में, इन्हीं बांस, इसी बांस का करते थे। ये जो है इसको हम डेंड्रोकैलामिस स्टॉक्साई, जिसको कोंडा कर्नाटका में बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको मेस चिवेरी, लेकिन मनागा मैंने ज्यादा सुना है कि कोंकण एरिया में इसको मनागा ही बोलते हैं। मैंने इस बांस के एक्सपर्टाइज तो संजीव सर की है, उनका फेवरेट बांस है ये। मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मतलब ज्यादा नजदीक से ये रिस्ट्रिक्टेड है उसी एरिया में। पर उस एरिया का वो एक समझ लीजिए कि एक मार्की बांस है, उस मतलब एकदम ऐसा लाठी बांस है जो सीधा जाता है, 10 मीटर तक सीधा जाता है। तो किसी भी फर्नीचर या निर्माण कार्य के लिए तो उम्दा बांस है। और संजीव सर की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, जो मालदीव्स में बनाई है, उसमें इन्होंने काफी अच्छा इस्तेमाल किया है। जाइजेंटोक्लोआ एट्रोवेलेसिया, काला बांस, ये मेरा फेवरेट बांस है, सभी जानते हैं। और इस बांस में क्या है, ये काले रंग का बांस है। दुनिया में 2 ही बांस है जो कि काले रंग के होते हैं, फाइलोस्टेकिस निग्रा और जाइजेंटोक्लोआ एट्रोवेलेसिया। फाइलोस्टेकिस निग्रा तो पतला होता है और थोड़े ठंडे इलाके में होता है, पर ये गर्म इलाके में होने वाला, और बहुत महाराष्ट्र में अभी लगाया गया है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ रही है। और आपको मैं इसकी फर्नीचर बनाऊंगा, इसके फर्नीचर खुद बनाता हूं, मैं खुद डिजाइन करता हूं, और इतना सुंदर प्रीमियम क्वालिटी का होता है। ये अपना रंग नहीं खोता है काला से। जब ये काट के फर्नीचर बनाते तो उसका रंग बादामी और वॉलनट के जैसे भूरे रंग का और काले के बीच में आता है, इतना सुंदर लगता है। इस स्लाइड के लास्ट में दिखाऊंगा। अब चूंकि ये किसान, ये तो थोड़ा सा मैं पढ़ाई वाले रिलेटेड में आज कह रहा हूँ, ऑल्दो बहुत ज्ञानी लोग भी हमारे साथ हैं, उनके लिए तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये जनरल आदमी के लिए जो है बता रहा हूँ कि बांस में हम लोग कहते हैं कई हिस्से होते हैं। कलम ऊपर में जो होता है, और नीचे में जो होता है राइजोम, ये मेन हिस्सा होता है, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे।
और बांस में जो कलम होता है उसमें गांठ बनी होती है, दो गांठों के बीच में इंटरनोड बोलते हैं, क्योंकि बांस का स्ट्रक्चर ही है एक मंजिला दो मंजिला, जैसे कि कुतुब मीनार बना है, एक गांठ दो गांठ तीन गांठ, पहला मंजिल दूसरा मंजिल करते करते ये बढ़ता है। फिर बड्स होते हैं, अखुआ, जहां से ब्रांच निकलती है। फिर जड़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जड़ जो है, आपको बांस की जड़ हर साल नई बनती है, और ये जड़ जमीन के नीचे फैल करके कार्बन जो है बहुत सोख के और जमीन के भीतर में ही कार्बन मिला देती है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर फ्री का आपको दे देती है। इसलिए बांस के जगहों में, जंगल में जब उसको हटाते हैं और तब खेती करते हैं, तो उसके ऑर्गेनिक मैटर आप सोच नहीं सकते कितना होता है, मतलब वो अनकंपेरेबली हाई होता है, जंगल के भी किसी पार्ट से ज्यादा होता है। और इसलिए अभी हम लोग इसमें यही देखिएगा, स्ट्रक्चर जो नीचे का स्ट्रक्चर है, ये अगर इसमें ध्यान से देखेंगे, ये जमीन के नीचे होता है, जो राइजोम बोलते हैं हम लोग, इसमें कंद जैसा अदरक की तरह होता है, और जो लंबा निकलता है यही लंबा इसका तना होता है, यही तना को हम कलम बोलते हैं। इसी कलम में आगे जाके ब्रांच बनता है और दो गांठों के बीच में नोड होता है। ये है असली बनावट, कैसे आपको काट के देख के हम लोगों ने समझाने के लिए। और ये उसमें ऐसा होता है कि हर मेन जो कंद होता है उसे निकलता है साइड से, बनता है नया नया और सारा होता है। अब कंद तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कह सकते हैं बांस का जान होता है, बांस का दिमाग होता है, वही डिसाइड करता है कि कितना तना निकलेगा, ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा, कितने तने को जिंदा रहना है कितने तने को मारना है, क्योंकि उसको जो है खाद पानी के हिसाब से वो डिसाइड करता है। और वो बहुत घना है कंद, तो उसमें एक समस्या और आती है कि फिर उसमें नए नए जो है कलम निकलते हैं, तने वो सूखने लगते हैं। इसलिए बांस का काटना भी बहुत जरूरी है, जो कि हमारे जंगलों में नहीं हो रहा है, और जो बहुत अच्छी बात नहीं है। बांस के मैनेजमेंट में बांस का काटना बहुत ही जरूरी है, उससे अच्छा बांस और निकलता है। और ये अपने आप में खाना रखता है, ये अपने न्यूट्रिशन रखता है, वही बांस में देता है, सबको इकट्ठा करता है, इस वाले तने को ज्यादा देता है, उसको कम देता है, जिसको जैसी जरूरत है। पुराना को कम देगा, नए को बहुत ज्यादा देता है, इस तरह से, क्योंकि नया बांस एक साल में 180 दिन में पहुंच जाता है ऊपर, लंबाई पूरी लंबाई ले लेता है। तना जो है इसको कलम कहते हैं, काफी क्लियर सीधा होता है, लेकिन ऊपर जाके हल्का पतला होने लगता है। और तना मट्टी तोड़ के उसका कोपल निकलता है, जो जो कोपल निकलने के 7 दिन तक का कोपल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसको खाया जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है, $10 बिलियन का मार्केट है दुनिया में। $10 बिलियन का मतलब हो गया लगभग 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। हम भी इसके बहुत बड़े इंपोर्टर भी हैं और खाते भी हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों में नॉर्थ इंडिया बाकी चीजों में कम खाते हैं, लेकिन आप आदिवासी जगहों में, महाराष्ट्र में भी जाएंगे, उनको सबको बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग पता है, और बहुत ही आपको ये गुणकारी होता है। और एक जो तना है, पहले साल में बांस पूरी अपनी लंबाई पूरी कर लेता है। बांस एक साल बढ़ता है फुल, उसके बाद बांस थोड़ा थोड़ा दूसरे साल भी थोड़ा बढ़ता है मोटाई में, लेकिन बाद में फिर पतला होने लगता है, क्योंकि बाद में वो सॉलिडिफाई होता है। हम उस पर बाद में बात करेंगे, अभी तो हम खेती पे करते हैं। फिर बांस का कैसे रोपण करना चाहिए खेती के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है। रोपण आपको सुबह में करना चाहिए, सामग्री को बगान में सुविधाजनक छायादार स्थान पे, भंडारित स्थान पे रख देना चाहिए। अगर छाया नहीं है तो वहां पे शेड नेट लाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो, क्योंकि जितना भी आप उसको जड़ को एक्सपोज करेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है, मरने के चांस होते हैं। और जो उसका सबसे पहले तो हम देखिए कि बांस लगाते हैं, मैं हमेशा, किसान मेरे को फोन करते हैं या व्हाट्सएप पूछते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक कहा है मृदा कार्ड, मेरे को मृदा कार्ड का कॉपी दो। तो सभी, अच्छी बात है कि ज्यादातर किसान मुझे मृदा कार्ड का कॉपी भेज देते हैं। फिर मैं बताता हूँ, बांस जो है अम्लीय जगह पे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहां पीएच बहुत हाई है, यानी जहां 7, 7.5 और 8 है, वहां नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन वहां पे हमको जमीन की, हमको उसके सुचारू करना पड़ता है, उनका गड्ढा अलग से बनाना पड़ता है, और उन गड्ढों में जिप्सम डालना पड़ता है, पीएच को डाउन करना होता है। अगर बांस को शुरुआती
2-3 साल में उसका पीएच मतलब ये तो 5.5 नॉर्थ ईस्ट का है, अगर आपने 6.5 भी मेंटेन कर लिया तो आपका 6.5 मेंटेन करने से बांस अपने आप अगले 3 साल के बाद अपने आप वो मेंटेन करेगा, जब वो ऑर्गेनिक पत्तों के रूप में ऑर्गेनिक मैटर छोड़ेगा नीचे और वो इकट्ठा होगा और अपने आप जमीन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। हम हमेशा मैं बोलता हूं कि कभी भी, कई लोग महाराष्ट्र में मैंने सुना कि 1 से 1 मीटर, 1 से 2 मीटर लगवाते हैं खेती के लिए। नहीं नहीं, मत मत कराएं, वो गलत है, उससे आपके पैसे का नुकसान होगा। प्लीज आप वैज्ञानिकों की सुनिए, किसी भी वैज्ञानिक से बात करेंगे कहेंगे नहीं, अगर आपको खेती करना है तो 400 झुड़मुट या 400 झाड़ प्रति हेक्टेयर और 160 झाड़ प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। बड़ी प्रजातियों में जैसे जेंटोक्लेमिस जाइजेंटियस, उसको तो 7 बाई 7 मीटर लगाया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और 205 ही पौधा प्रति हेक्टेयर में आता है। अब थोड़ा सा जैसे कि बैम्बूसा टुल्डा, उसको 5 बाई 4 लगा सकते हैं अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है। और मनागा और 3 बाई 3 लगाने वाला बांस जो है वो है मनागा। मनागा को हम 3 बाई 4 बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और बैम्बूसा लाठी बांस जो है उसको हम 3 बाई 3 बोलते हैं। लेकिन जब आपको जमीन को ठीक करना है, आपको उससे निकालना नहीं है, आपको मतलब है कि भाई जमीन ठीक करना है या कटाव रोकनी है, भूस्खलन रोकना है, तब आप कंडेंस प्लान करेंगे, क्योंकि वहां 3 बाई 3 में बांस अपनी जड़ों से एक पूरा नेटवर्क बना देता है 2 मीटर गहरा, और वो 2 मीटर गहरा नेटवर्क जो जाल होता है उसको पानी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट पे पानी काटे बहुत। अभी भी जो केरला में बाढ़ आई थी 2 साल 3 साल पहले, वहां पे कांटा बांस का उन्होंने बहुत ही अच्छा, कांटा बांस जहां था वह बच गया। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अब हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे जहां भी करना चाहिए तो रोपित करने के लिए पहले प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है। और जब हम गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढा को कोशिश करते हैं जो लाइन है गड्ढे का उत्तर दक्षिण में लाइन बनाया जाए और धूप के अनुकूल उसका हमको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर एक होता है कि जितना बड़ा, मेरा मानना है हमेशा गड्ढा बड़ा रखिए, 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। शुरू में इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आप करिए तो जेसीबी से लगवा लीजिए, लेकिन बाद में आपको फायदे का पता चलता है जब आप उसको बहुत ही अच्छा खाद पानी उस एरिया में देते हैं और शुरू के 2 साल के लिए बांस को एकदम से उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं। आपका ना बांस मरता है और नया कंद बहुत अच्छी तैयार होता है और जड़ें इतनी अच्छी फैलती हैं जिससे कि तीसरे साल से इसका आपको फायदा समझ में आता है। हम कहते हैं कि ज्यादा ना लगाएं, उतना ही लगाएं जितना रेकमेंड करें, लेकिन गड्ढा जरूर जो है बड़ा बनाएं, 60 बाई 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट कम से कम बनाएं। और गर्मियों में हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश जुलाई में होती है, जून के लास्ट में, पर महाराष्ट्र में कुछ एरिया में पहले हो जाती है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि अप्रैल मई में इसकी तैयारी कर लें, धूप में उसको सूखने के लिए छोड़ दें जिससे कीड़े और बीमारियां मर जाएं, कम हो जाएं। अब उसके बाद हम ये मैंने एक प्लान बनाया हुआ है कि हम क्या क्या बांस की खेती में डालेंगे, इसको बाद में शेयर कर दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन संजीव जी के पास दे दिया है। हम हमेशा बोलते हैं कि देखिए हर गड्ढे में एक बकेट आप उसमें कंपोस्ट डालिए, कृपया कंपोस्ट डालिए, बहुत ही जरूरी है। बाकी कुछ भी डालेंगे वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद हम लोग, अगर आप ऑर्गेनिक खाद की जगह दूसरा खाद डाल सकते हैं तो 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम डीएपी और 125 ग्राम एमओपी। बांस को पोटेशियम की बहुत जरूरत होती है सरप्राइजिंगली, और बांस और चीजों में पोटेशियम दूसरे चीजों के लिए पड़ता है, पर बांस में हमेशा इसके लिए जरूरत होती है। जहां पे कंपोस्ट कम है उनको हम बोलते हैं आधा बकेट कंपोस्ट, 100 ग्राम खली, नीम की खली हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई और खली भी चलेगी, यूरिया 20 ग्राम, 50 ग्राम डीएपी और 100 ग्राम एमओपी। और अगर कहीं 12-32-16 का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम खली और बकेट तो ऐसे ही डालेंगे, और उसको 50 ग्राम 12-32-16 और 100 ग्राम एमओपी डालते हैं। शुरुआती में फंजीसाइड कहते हैं कि जल डाल लें तो अच्छा है। वैसे आजकल बहुत सारे कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल का चलन है, हम उसको भी सोच सकते हैं, उसके बारे में भी कर सकते हैं। पर इसको हम लोग शुरुआती इस्तेमाल में कहते हैं कि 5 ग्राम बेविस्टीन, 5 ग्राम डाइथेन M45 मिला के और उस गड्ढे में अच्छे से डालें। इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरीफॉस, ये प्लांटेशन के बाद, खासकर बांस में शुरुआती दिक्कत दीमक की होती है, तो दीमक का कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है।
और अभी तक देखा नहीं गया कि नीम से हो जाए। बाकी एक बायो कंट्रोल है हम लोगों का, उसमें रिसर्च में अभी क्लैरिटी नहीं आई है, उम्मीद है कि जल्दी आ जाए। तो एक बैक्टीरिया है जो कि रोक देता है, उसका इस्तेमाल हो तो और अच्छा है, इससे किसानों का खर्चा भी बचेगा। और हर गड्ढे में जब अगले साल, ये तो हुआ पहले साल बारिश में हमने लगाया, अगले साल स्प्रिंग में, यानी जो बारिश होती है एक बार कभी कभी बसंत के आसपास, तो वहां पे आपको, या कभी महाराष्ट्र में जाड़ों में ही बारिश हो जाती है तो जनवरी में भी हो सकती है, तो वहां पे आपको 10 ग्राम प्रति गड्ढे के में आप 18-18-18 या 17-44 और 00-50, ये तीनों को करके 10 ग्राम बोरोन, 10 ग्राम ह्यूमिसिल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 10 लीटर पानी में डाल के और 50 ग्राम खली उसको मिला के और तब हर गड्ढे में डालिए। फिर एक बार गर्मियों से पहले थोड़ा सा उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जस्ट उसको, अगर समस्या इसकी है, क्या नाम है, दीमक की है तो। और जुलाई और अगस्त में हम हमेशा बोलते हैं वही डोज रिपीट करें, 2 साल बांस को ऐसे पालें और 2 साल उसको इरिगेशन जहां तक कर सकते हैं तो आपको फायदा ये होगा। अगर माइक्रो इरिगेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है, माइक्रो इरिगेशन से तो ऐसा देखा हमने, हमारे महाराष्ट्र के किसान ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट दे रहे हैं। मैं तो महाराष्ट्र के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, मैं देश में केवल 2 ही जगह के एक नेशनल लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, एक महाराष्ट्र के किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ा हूँ, और इतना अच्छा रिजल्ट बताते हैं। 10 से 12 शूट उनको तीसरे साल में निकलना शुरू हो जाता है हर बांस के साथ, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम अपने रिसर्च में बोलते थे 6-7, और वो तो हमसे भी आगे बढ़ जाते हैं, तो ये उनका मेहनत भी है और माइक्रो इरिगेशन का फायदा भी है। ये आपको बताया है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हमारा वेलगेरिस पे एक रिसर्च था। देखिए पहले साल में बांस 2 मीटर हुआ, दूसरे साल में लगभग 4-3.5 मीटर के आसपास हुआ, तीसरे साल में बांस की ऊंचाई जो है वो लगभग 5.5 हुई, आपको 5वें साल में बांस 8 मीटर क्रॉस किया। तो बांस जो है आप देखिएगा वेलगेरिस जो बहुत अच्छा 18 मीटर तक जाता है, वो 18 मीटर पहुंचने के लिए उसको 13वें साल तक इंतजार करना पड़ता है, पर व्यवसायिक रूप से उसका इस्तेमाल आप 10 मीटर यानी 5वें और 6ठे साल में कर सकते हैं। जो आपने लगाया 5 और 6ठे साल के मीटर, सबसे बड़ा जो कलम होगा, तना होगा, वो 10 मीटर क्रॉस कर जाएगा, यानी उसका मार्केट का इस्तेमाल हो जाएगा। उसी तरह आपको ये मोटाई का बताते हैं। देखिए पहले साल हमने बताया तो ये जो है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर पतला सा होता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरे साल उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरे साल हम कहते हैं कि शूट आता है, नया शूट आता है जो मोटा होता है और वो लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर शुरू से ही मोटा होता है, 2 सेंटीमीटर मोटा होता है, उसका आप 5वें साल में काट सकते हैं। ये हरे रंग में यही हम बता रहे हैं कि जो तीसरे साल में है वो 5वें साल में आप काट सकते हैं, जो 5वें साल में है वो 8वें साल में काट सकते हैं। तो ऐसे होता है कि हार्वेस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ता जाता है। और चार चार वाली जो कंडीशन होती है जो ठीक मोटाई में होती है, ये तो उसमें है, इससे अच्छा रिजल्ट भी आता है। हम लोग जब रिजल्ट लेते हैं तो हर अच्छे बुरे सबको मिला के एवरेज निकालते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि किसानों को ज्यादा बोल के कम हुआ उत्पादन तो हमें भी शर्म आती है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉमर्शियल बैम्बू मार्केट क्या है, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। देखिए आज भी मार्केट तो नॉर्थ ईस्ट से कंट्रोल होता है, तो किसानों को जानना चाहिए जो भी खेती करें, उसका नाम होता है बुलेट, डिलक्स, सुपर, इस नाम से बैम्बू आता है। 24 फीट की या 7, मतलब वैसे तो 24 फीट है, वो फीट ही लेके चलते हैं हम। 7.2 मीटर लंबाई और 3 इंच मोटाई वाला जो होता है बेस में, जिसका जड़ में, उसको बुलेट बोलते हैं। और वो अलीपुर द्वार या बारपेटा में इसका जो प्राइस है हर कलम का 60 से 70 रुपए है। अब उसका लैंडिंग प्राइस दिल्ली में जो है 110, वो भी इसलिए कि वहां से खाली ट्रक आता है तो लैंडिंग प्राइस कम हो गया है, पहले नहीं ऐसा था। और दूसरा, जब से ये बांस को बाहर कर दिया तो ऊपर से गलती से जो घूस पैसे, गलत पैसे देने पड़ते थे वो बंद हो गए, नहीं तो पहले जो 110 में बोल रहा हूँ पहले 170 होता था। तो अब क्या हुआ है, थोड़ा सा प्राइस घटा है, और अभी जो है वो और जगहों में रिटेल प्राइस में 150 से 160 रुपए पर कलम जाता है। ये तो मैं दिल्ली मार्केट का बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में 30 या 40, नागपुर मंडी या नासिक मंडी में इससे भी ज्यादा है। तो हमारा टारगेट जी अजय सर, एक 2 मिनट में कंक्लूड करेंगे
जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, खत्म ही करूंगा मैं। थैंक तो यू। ये जस्ट बता रहा हूँ कि एवरेज रिटर्न, हम सीधे सीधे किसानों को बात करें तो मेरा महाराष्ट्र के हिसाब से ही आया है कि जब हम 6 साल क्रॉस कर लेते हैं तो 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर हमको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेन किसानी करें। और 8वें साल से 2.5 लाख तक आज के रुपए के भाव के हिसाब से प्रति हेक्टेयर रिटर्न आ रहा है। साथ में सरकार ने इसमें 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी भी दी है और उसको बढ़ाने की भी चेष्टा चल रही है। तो सबको मिला के ये काफी लाभदायक पौधा है। सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मी, जैसे इस साल यहाँ पे देहरादून में खड़े गेहूं के समय में बारिशें हो गई, तो आप समझिए किसान को तो एकदम नुकसान हो गया, काट नहीं पाए और ओले पड़ गए, गेहूं बर्बाद हो गई, फसल चौपट हो गई। ये झंझट आपको बांस में नहीं होता है। तो हम हमेशा बोलते हैं, इसलिए आपको इसको नट सेल में बोलते हैं कि हमेशा फार्मर को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा स्पीसीज लगाएंगे, कैसा प्लांटिंग मटेरियल होगा। कॉस्ट ऑफ, हमेशा एक रजिस्टर बनाइए, लिखिए कि कितना इसमें खर्चा हो रहा है, क्या लेबर हुआ, कितना इरिगेशन में गया। देखिए आपको रियलिस्टिक होना होगा। हाँ, कॉपी, पेन, कंप्यूटर अगर नहीं होता है तो आपका क्या नाम है, फोन, इसका इस्तेमाल करके सारा हिसाब रखिए। उसके बाद फार्मर को हमेशा जाइए, साइंटिस्ट के पास जाइए। हर साइंटिस्ट मदद करने के लिए तैयार होता है, प्लीज उनके पास जाइए। अगर वो नहीं करता है, दूसरे के पास जाइए, केवीके में जाइए, वो आपको अच्छे साइंटिस्ट का मदद करवा देते हैं। मैंने नहीं देखा है, मुझे इतने केस आते हैं महाराष्ट्र से, जो वहाँ के लोकल साइंटिस्ट हैं वो कांटेक्ट करते हैं। तो आप जाइए, प्लीज पूछिए। अभी ट्रेनिंग्स इतनी अच्छी चली हुई हैं, सरकार ट्रेनिंग करा रही है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। संजीव कारपे जी जैसे लोगों से मदद लीजिए, जिनको भी जानते हैं। और मार्केट पे हमेशा आंख नाक खोल के देखिए कब, और कोशिश कीजिए कि आसपास कोई इंडस्ट्री है तो उसके हिसाब से कीजिए, फिर आपको दाम भी अच्छा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ये मैं जस्ट खत्म करने वाला है। ये मेरा खुद ही, मैं बांस का अचार बनाता हूँ सीजन पे। ये एस्पर का निकला हुआ है और ये नया शूट समझिए 8 किलो तक का निकलता है। 40 रुपए होलसेल मार्केट का, 320 रुपए का एक स्टेम, बस निकलते ही मिल जाता है। उसका चाय है बांस की पत्ती का। और ये हमारे, ये श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग, बहुत पहले 1955 का बना हुआ ये ऑफिस है, आज भी बढ़िया चल रहा है, इसमें ऑफिस है। और एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते थे, 47-45 के आसपास, उन्होंने बांस पे वो सब काम किया जिसके काम को चाइना आज करके बता रहा है कि हमने हमने इन्वेंट किया, जबकि ये काम 1960-70 में उन लोगों ने कर दिया था, बहुत पहले, मेरे जन्म से पहले के साइंटिस्ट हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए ब्लैक बैम्बू जिसको बोलता हूँ, मेरा फेवरेट है। एफआरआई में गेस्ट हाउस का रूम नंबर 3 है, उसका पूरा ही बांस से बना हुआ है। और मैं जैसे ही सोच रहा था कि ट्रेनिंग दूंगा तो ये थोड़ा हालत खराब हो गई, नहीं तो मैं इवन महाराष्ट्र के किसानों को बुला के कि कैसे बांस का बनाने हैं, 50,000 रुपए का केवल यंत्र चाहिए और हर 3 आदमी 50,000 रुपए में रोजगार पा जाएगा। तो ये है। नमस्कार, ये मेरा कर्म भूमि है एफआरआई। और बस मेरा यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।